आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे हम लोग। तो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज that collide simultaneously that collides simultaneously in a chemical reaction या हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली so as to result into a chemical reaction is known as molecularity of a reaction is known as molecularity of a reaction। क्लियर? क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी? देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कोलाइड करती हैं एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट बनाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। कोई भी आप केमिकल रिएक्शन ले लो, उस केमिकल रिएक्शन में साइमल्टेनियसली एक साथ में कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज जो हैं वो आपस में कोलाइड करेंगी, ताकि वो कोलाइड होने के बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करें, केमिकल रिएक्शन करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्लियर? अब डिफरेंट तरह की मॉलिक्यूलरिटी होती है केमिकल रिएक्शंस की। जैसे अगर हम लोग ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर देखें, NH4NO2, ये डीकम्पोज होकर हमें क्या देता है? नाइट्रोजन गैस एंड 2 टाइम वाटर। क्लियर? ये हमारा जो NH4NO2 है, जब ये डीकम्पोज होगा तो क्या देगा? नाइट्रोजन गैस और साथ में वाटर की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? अब यहाँ पर कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व हुई? सिर्फ एक ही। तो एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज ने क्या दिया आपको? प्रोडक्ट दिया, केमिकल रिएक्शन दी। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल हमारा कोलाइड हुआ, जैसे कि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हुआ केमिकल रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी? 1 होगी। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि डेफिनेशन में ही लिखा है कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो कोलाइड करती हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ केमिकल रिएक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर कितनी स्पीशीज इन्वॉल्व है एट ए टाइम? एक ही इन्वॉल्व है, तो इसके लिए इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब जिसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे एट अ टाइम साइमल्टेनियसली। क्लियर? अच्छा, अब कुछ ऐसी रिएक्शन भी होती हैं, जैसे ये देखो 2 टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जब डीकम्पोज होगा, ये गैसेस नेचर का है, जब ये डीकम्पोज होगा तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन देगा। दोनों ही क्या हैं? गैसेस प्रोडक्ट। तो अब देखो यहाँ पर कितनी आपके मॉलिक्यूल कोलाइड किए साइमल्टेनियसली? 2। और उन्होंने प्रोडक्ट दिया, उन्होंने केमिकल रिएक्शन की, तो इसलिए इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। क्लियर? अच्छा, अब एक केस और देख लेते हैं। जैसे ये देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमें क्या देगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर कितनी स्पीशीज इन्वॉल्व हैं रिएक्टिंग? 2 नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। क्लियर? तो दोनों को मिला दोगे तो कितनी स्पीशीज इन्वॉल्व हैं? 3। तो साइमल्टेनियसली 3 स्पीशीज, 3 मॉलिक्यूल आपके कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, 3 रिएक्टिंग स्पीशीज साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी आपकी रिएक्शन की? मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 3। क्लियर? और ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मोलिक्यूलर रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? टर्मोलिक्यूलर और ट्राईमोलिक्यूलर भी बोल सकते हो, ट्राईमोलिक्यूलर रिएक्शंस।
क्लियर। तो मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितनी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो हैं वो साइमल्टेनियसली कोलाइड करती हैं टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, और यू कैन से दैट सो एज टू रिजल्ट इनटू ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, जैसे एन एग्जांपल देखिए, ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है एट ए टाइम साइमल्टेनियसली, उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है और उसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एट अ टाइम साइमल्टेनियसली 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है 2 और उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और वैसे ही अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें एट अ टाइम 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 3, और हम लोग क्या बोलेंगे उस रिएक्शन को, टरमॉलिक्यूलर या ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जनरली साइमल्टेनियसली 3 ही स्पीशीज़ कोलाइड करती हैं, 3 से ज़्यादा वाले केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। 4 या 4 से ज़्यादा जो स्पीशीज मतलब आपकी स्पीशीज़ कभी भी साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं करती किसी केमिकल रिएक्शन में, वो बहुत रेयर केसेस में होता है। तो जनरली आपके पास जो आपको रिएक्शन देखने को मिलती है उनकी मॉलिक्यूलरिटी या तो मॉलिक्यूलरिटी या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। क्लियर। जनरली ऐसी आपकी रिएक्शंस जिनमें आपका मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 या 3 रहती है, इन रिएक्शंस को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, सिंपल रिएक्शंस। ये जनरली क्या होती हैं, सिंपल रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं, सिंपल रिएक्शंस, या आप इनको एलिमेंट्री रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, या हम इनको एलिमेंट्री रिएक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल रिएक्शंस या एलिमेंट्री रिएक्शंस भी हम लोग इसको कह सकते हैं। जनरली मॉलिक्यूलरिटी आपकी सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शंस में 1, 2 या 3 ही आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा कभी भी रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो साइमल्टेनियसली कभी कोलाइड नहीं करती हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 या 3 ही देखने को मिलेगी। और जितनी भी रिएक्शन की हमने एग्जाम्पल देखी ऊपर, जितनी भी एग्जाम्पल हमने की, ये सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। जितनी भी रिएक्शंस हमने देखी ये सारी क्या है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, एक ही स्टेप में कंप्लीट होती हैं। ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस है यहाँ पर ये सारी क्या है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोग ऐसा भी कह सकते हो कि जितनी भी सिंगल स्टेप रिएक्शंस हैं उन सभी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाता है या सिंपल रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर। तो जनरली जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही निकाली जाती है। अच्छा, अब ऐसी रिएक्शंस जो ज़्यादातर आपकी एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती हैं, जिनको कंप्लीट होने के लिए 2 या 3 स्टेप लग जाते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग सिंपल नहीं बोलते हैं। ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से कि द रिएक्शंस which involves more than 3 or 4 steps generally regarded as complex reactions। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जिनमें 3 या 4 स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट होती है, जनरली उस रिएक्शन को बोला जाता है क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इवन की जो आपकी 2 स्टेप वाली रिएक्शन भी होती है उसको भी हम लोग सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं बोलेंगे। 2 स्टेप वाली रिएक्शन भी जो है वो पूरे तरीके से कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगी, लेकिन आप उसको सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन की कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते, बिकॉज एलिमेंट्री रिएक्शंस वही होती हैं जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती हैं, एक ही स्टेप में कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो 2, 3 या 4 वाली स्टेप वाली रिएक्शंस को अभी आप लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैटेगरी में डाल सकते हो। क्लियर। तो जनरली वो रिएक्शन जो 3 या 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। और ये रिएक्शंस में आपके क्या होते हैं, बेसिकली मोर देन 1 स्टेप में ये रिएक्शंस आपकी कंप्लीट होती हैं। क्लियर। अच्छा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी इज़ नॉट डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं है। मतलब अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी निकालना चाहते हो तो यू कैन नॉट फाइंड। मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो सिर्फ किसके लिए है, सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है। क्लियर। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं है, वो सिर्फ सिंपल रिएक्शन के लिए है, तो फिर कॉम्प्लेक्स केस में मॉलिक्यूलरिटी हम लोग क्या निकाल सकते हैं। हाँ, देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जनरली हमने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या होते हैं, मोर देन 1 स्टेप होते हैं। ठीक है, मोर देन 1 स्टेप।
मतलब कि 2, 3 या 4 स्टेप या 5 स्टेप वाले जो रिएक्शंस होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं उसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वो हर एक स्टेप जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन को, क्योंकि हर एक स्टेप पे एक रिएक्शन होती है, जो रिएक्शन क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है या एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। क्लियर, तो मॉलिक्यूलरिटी हम हर उस एक स्टेप के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप बोलो कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी, अगर आप बोलो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, तो यू कैन नॉट फाइंड, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी स्टेप बन रहे हैं उन हर स्टेप के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड कर सकते हैं। हर एक स्टेप के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी स्टेप्स होंगे उन स्टेप्स के लिए हम लोग, हर एक स्टेप के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी किसको रिप्रेजेंट करती है कि साइमल्टेनियसली कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो कोलाइड कर रही हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो हमें पता ही नहीं चल सकता कि साइमल्टेनियसली जो है वो कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज आपकी कोलाइड कर रही हैं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। एक स्टेप में मान लेते हैं 2-3 स्पीशीज कोलाइड करेंगी, फिर अगले स्टेप में 2-3 करेंगी, तो इस तरीके से ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते। हाँ, हर एक स्टेप पे जहाँ पर 2-2, 3-3 रिएक्टिंग स्पीशीज कोलाइड कर रही हैं उनके लिए हम लोग निकाल सकते हैं क्या, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्लियर, तो जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव प्लस 16 टाइम H पॉजिटिव। क्लियर, ये हमें क्या देता है 2 टाइम Mn2 पॉजिटिव प्लस 10 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस 8 टाइम वाटर। क्लियर, अब यहाँ पर देखो, अगर आप रिएक्टिंग साइड इस रिएक्शन में, तो टोटल क्या है 23 स्पीशीज। अगर आप काउंट करो तो कितनी स्पीशीज है, 23, 2 + 5 7 + 16 23 स्पीशीज है। अब ये जो 23 स्पीशीज है ये साइमल्टेनियसली कभी एक साथ कोलाइड नहीं कर सकती, दे डू नॉट कोलाइड साइमल्टेनियसली। ठीक है, दे डू नॉट कोलाइड साइमल्टेनियसली, ये कभी भी एक साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं करेंगी। हो सकता है किसी स्टेप में 2 स्पीशीज कोलाइड कर रहे हैं, फिर किसी स्टेप में 3, फिर किसी स्टेप में 4, फिर किसी स्टेप में 3 या किसी स्टेप में 4। इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होगी और हर एक स्टेप्स पे क्या बनेगी, एक एलिमेंट्री रिएक्शन बनेगी, और उस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। क्लियर, जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल आ गई हमारे पास 4 टाइम HBr + O2, ये हमें क्या देगा 2 टाइम वाटर प्लस 2 टाइम ब्रोमीन। अब यहाँ पे देख लो 4 और 1 5 रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं, और 5 रिएक्टिंग स्पीशीज़ भी कभी साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होगी। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या स्टेप बनेंगे। सबसे पहले क्या होगा, एक HBr का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, HOOBr। फिर एक जो HOOBr का मॉलिक्यूल है, क्योंकि 4 HBr है, वो दूसरे HBr के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा 2 टाइम HOBr। चेक कर लो, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। क्लियर, अच्छा, अब ये जो HOBr बना है, ये जो आपका HOBr बना है, ये HOBr क्या करेगा, ये एक और आपके HBr के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा H2O + Br2। क्लियर, अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर कितने स्टेप हुए आपके, एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप फिर ये हुआ, 3 स्टेप हो गए इस रिएक्शन के। अच्छा, अब एक काम करते हैं, कितने HBr के मॉलिक्यूल यूज़ हो गए, एक यहाँ पे यूज़ हुआ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, 2 के साथ। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 HBr यूज़ हो गए, 2 यहाँ पर, एक यहाँ पे 3 और एक यहाँ पर, और 4 HBr हमने लिए थे। ठीक है, और ऑक्सीजन सिर्फ ऊपर ही है, वो एक ही मॉलिक्यूल हमने यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर कैसे बना, OH यहाँ से और H यहाँ से, वाटर और साथ में ब्रोमीन। तो इस रिएक्शन का जब हम ओवरऑल निकालेंगे तो यहाँ पर कितने HBr है, 2, यहाँ पर एक 3 और यहाँ पे एक 4, तो कितने HBr है 4 टाइम HBr। अब यहाँ वाला जो HOOBr है वो यहाँ वाले के साथ कट जाएगा। अच्छा, अब
यहाँ वाला जो HOBr है ये 2 टाइम है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 टाइम है, तो ये भी इसके साथ कट जाएगा। क्लियर। अच्छा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, 4 टाइम HBr हमने लिख लिया, और साथ में क्या बचा फिर O2, और यहाँ क्या बचा हमारे पास सिर्फ H2O 2 टाइम प्लस 2 टाइम Br2, तो यही हमने ऊपर भी लिखी थी। तो देखो अब ये रिएक्शन जो है वह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो हर स्टेप पूरी ओवरऑल इस रिएक्शन के लिए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक जो स्टेप है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी लिख सकते हैं। क्लियर। क्लियर। तो देखो ये रिएक्शन हमने देखी, यहाँ पर 5 रिएक्टिंग स्पीशीज जो थी वो प्रेजेंट थी, और मैंने पहले आपको बताया कि 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज़ कभी भी साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं कर सकती। तो अगर ऐसी कोई रिएक्शन आ जाती है जिसमें 4, 5, 6 आपकी रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं, तो वो रिएक्शन किस कैटेगरी में आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कैटेगरी में। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी सॉल्व नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी स्टेप बन रहे हैं उन सभी स्टेप को लिखना पड़ेगा, और हर एक स्टेप जो है वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और उस हर एक स्टेप में जो एलिमेंट्री रिएक्शन बन रही है उस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। जैसे ये थी, इसके लिए आप लोग मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हो, इस स्टेप के लिए आप लोग मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हो, और इस स्टेप के लिए भी आप लोग मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हो। क्लियर। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो किसके लिए डिफाइंड है, सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए डिफाइंड है, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। इट हैज़ नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इट हैज़ नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। हम लोग रिएक्शन को देख के एस्टिमेट लगाते हैं कि कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो अगर रिएक्टिंग स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा होंगी तो इतनी रिएक्टिंग स्पीशीज़ कभी भी साइमल्टेनियसली कोलाइड कर नहीं सकती हैं। ठीक है, तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आ जाएगी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज़ कोलाइड कर रही हैं, कितनी नहीं कर रही हैं। तो इसलिए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी फिर बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसको नंबर ऑफ स्टेप में लिखना पड़ेगा, जिसका हर एक स्टेप जो है वो क्या करेगा, आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और हर एक स्टेप की फिर आप क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन अगर आप बोलो ओवरऑल एज होल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी निकालनी है तो वो आप लोग नहीं निकाल सकते। क्लियर। तो दिस इज ऑल फ्रॉम मॉलिक्यूलरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच।